नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है शारिक खान। सबसे पहले बात कर रहे हैं महंगाई की। लोगों पर आज से इसकी एक और मार पड़ी है। दूध के दाम आज से बढ़ गए हैं। मदर डेयरी और अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। दोनों कंपनियों ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए। आज से कीमतें लागू हो गई हैं। आधा लीटर अगर आप अमूल गोल्ड लेते हैं तो 31 रुपए, आधा लीटर अमूल शक्ति के लिए आपको 28 रुपए चुकाने होंगे, जबकि अमूल ताजा के लिए 25 रुपए। वहीं मदर डेयरी फुल क्रीम मिल्क आएगा 61 रुपए प्रति लीटर वो मिलेगा। मदर डेयरी गाय का दूध आप ले रहे हैं 1 लीटर 53 रुपए में मिलेगा। वहीं मदर डेयरी टोन्ड मिल्क उसकी कीमत 51 रुपए हो चुकी है। सर हम गरीबों के तो बहुत फर्क पड़ता है 2 रुपया, क्योंकि हर चीज में जीएसटी है लगता है, इनकम कम है, काम भी कम है और हर चीज में 2 रुपया 1 रुपया बढ़ते जाता है, तो उससे गरीबों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसमें गरीब आदमी की मार है और कोई बात नहीं। जो अच्छी सर्विस कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लो क्लास की लेबर कास्ट है उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है इस चक्कर में। वो दूध बेचारे लेते ही कहाँ है वहाँ पर, वो तो काली चाय पी के घर जाते हैं अपना। जो अच्छी इनकम कर रहे हैं वो तो दूध लेते हैं, लेकिन जो लो इनकम वाले हैं वो तो दूध की डेयरी के पास भी नहीं आ सकते। ये महंगाई जो इतनी बढ़ा रहे हैं, ये किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, आज तक समझ नहीं आ रही बात को। महंगाई बढ़ा रहे हैं, पेमेंट इतनी बढ़ती नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा। अब तो यही है, बस चोरी करो और क्या करेंगे, या भूखे मरो, और क्या कर सकते हैं। भाई यहाँ तो धीरे धीरे ये थैलियां कम करते जा रहे हैं हमारी। जहाँ हम 3 थैली लेते थे अब 1 से काम चला रहे हैं। ये हालत कर दी है इन्होंने। तो महंगाई से परेशान लोग, और इस बीच कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के चलते देश भर में इस साल 43 लाख हेक्टेयर कम खरीफ की फसल की बुआई हुई। इसके चलते खासतौर पर अरहर और उड़द के दालों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल, और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के क्या कारण है, ये समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में धान की रोपाई कम हो रही है। खुद सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जहां पिछले साल खरीफ के फसल की बुआई 353 लाख हेक्टेयर में हुई थी, वहीं इस साल अब तक महज 310 लाख हेक्टेयर जमीन पर हो पाई है। इसके चलते जानकारों का अनुमान है कि चावल की पैदावार में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी देखी जा सकती है। लेकिन खरीफ की बुआई कम होने का असर दालों पर भी पड़ा है। ये इसलिए भी सरकार के लिए चिंता की बात है क्योंकि इस साल गेहूं और चावल का जो सेंट्रल पूल का स्टॉक है वो महज 676 लाख टन है, जो कि 4 साल में सबसे कम है। और इसी के चलते सरकारी जो खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं और इनके दामों को स्थिर रखना सरकार के लिए इस साल में सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जहां 127 लाख हेक्टेयर में दालों की बुआई हुई थी, वहीं इस साल घटकर 122 लाख हेक्टेयर जमीन पर हुई है, जिसका सीधा असर दालों के दामों पर पड़ रहा है। अरहर के दाल के दामों में महीने भर के भीतर 15% उछाल आया है। इसके चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को दाल का स्टॉक चेक करने को कहा है। हालांकि दिल्ली के फूड ग्रेन एसोसिएशन का कहना है कि इसका प्रभाव सितंबर तक पता चलेगा। अगले महीने फसल आनी शुरू होंगी और फसल का सही अनुमान वही होता है जिस हिसाब से मंडियों में माल आए कि इतनी बोरी माल आया 1 महीने में और पिछले साल इतनी बोरी आया था, तो उससे फसल का सही हिसाब लगता है। दुनिया भर में खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस साल मौसम में बदलाव के चलते गेहूं और चावल के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा है, जो सरकार के लिए खासी चिंता की बात है। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस कर्मियों को मिलने वाला खाना क्या वाकई में इतना खराब होता है कि वो खाने लायक नहीं होता। ये सवाल अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि पहले फिरोजाबाद के मेस की तस्वीर आई थी। वहां के मेस में खराब खाने को लेकर एक जवान फूट फूट कर रोया था। अब एक और ताजा तस्वीर आई है मैनपुरी से शारिक, जहां जिले के एसपी खुद जब खाने की जांच करने पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। पुलिस मेस में कच्ची रोटियां और दाल की जगह पानी परोसा जा रहा था। तो यूपी पुलिस की मेस का खाना अब सिपाहियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है।
ये इन दो तस्वीरों से पूरा सच बयां होता है। रवीश रंजन शुक्ला हैं इस बारे में हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए। रवीश, अगर देखें तो पुलिस वालों की कई परेशानियां हैं, छुट्टियां मिलती नहीं, कोई शिफ्ट होता नहीं, और जब खाने में दाल की जगह पानी और रोटियां कच्ची हो तो उनका संघर्ष ज्यादा बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल शारिक, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले एक जो फिरोजाबाद का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांस्टेबल बाकायदा रो रहा था रोटियां लेकर और दाल दिखा रहा था, तो उस समस्या को दूर करने के बजाय उस कांस्टेबल को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। हालांकि जांच की कमेटी भी गठित की गई, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट क्या आई है ये हम सबको नहीं पता है। अब ये वीडियो आया है जबकि एसपी खुद पुलिस लाइन में पहुंचते हैं और वो जो कांस्टेबल का खाना है खुद उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद पता लगा कि दाल की जगह पानी है, और सब्जी के बारे में वो खुद बोल रहे हैं कि बहुत ही खराब सब्जी है, रोटी आधी कच्ची बनी हुई है। तो आप सोचिए कि जो कांस्टेबल 12-12, 13-13, 14-14 घंटा हमारे और आपकी सुरक्षा में लगा रहता है, अगर उसको इस तरीके का खाना मिले तो हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है। और दूसरी बात यह है शारिक कि अभी हमने कुछ उच्च अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की इस मसले पर। उनका कहना है कि 1 महीने में जो डाइट होती है उसके ऊपर में सरकार 1875 रुपए देती है। अब 1875 रुपए का मतलब ये हुआ शारिक कि 50 रुपए के आसपास में, 60 रुपए के आसपास में दोनों टाइम का खाना है उसका। तो 30 रुपए में एक टाइम का खाने की क्या क्वालिटी होगी? महंगाई इस वक्त चरम पर है, दाल 120 रुपए किलो बिक रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसका एक तर्कसंगत उपाय खोजना होगा, वरना हर जिले से मतलब इसी तरीके की शिकायतें कांस्टेबल और जो भी पुलिस के लोग हैं हमारे, उनके बीच में आती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पुलिस के लोग हैं जो काफी मेहनत करते हैं, सिक्योरिटी में रात दिन लगे रहते हैं, मानसिक तनाव झेलते हैं, और ऐसे में अगर उनको अच्छी डाइट भी न मिले तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज है। बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें हैं जो सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी है, पुलिसकर्मी है, सिपाही, अगर उन्हें खाना इस तरीके का मिल रहा है कि यूं कह सकते हैं पानी में दाल खोजनी पड़ रही है, तो वाकई में शर्मनाक बात है। किस तरह से सेहत के साथ भी और साथ ही सुरक्षा के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश रंजन शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए आपका। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से कुछ देर पहले ही उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस्तीफे की वजहों का अभी पता नहीं चल सका है। जम्मू कश्मीर में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई नियुक्तियां की थी। इसके अलावा आजाद के खास माने जाने वाले बनिहाल से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री विकार रसूल वानी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सोपोर से विधायक रहे हाजी राशिद के भी कांग्रेस से इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। मंगलवार को शोपियां जिले में एक सेब के बागान में एक कश्मीरी पंडित की आतंकियों ने हत्या कर दी, और इसके साथ ही वहां उनके साथ मौजूद उनका भाई घायल हो गया। आतंकियों ने 2 भाइयों पर फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि आतंकियों ने एक राइफल का इस्तेमाल किया। एक चश्मदीद ने हमलावर की पहचान की है, जो कि कुटपोरा का रहने वाला है। कुटपोरा छोटेपुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले के पीछे आतंकी संगठन अल बदर का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। जिस सुनील की आतंकवादियों ने हत्या की, उसका परिवार उन परिवारों में से एक है जो 90 के दशक के आतंकवाद के बाद भी घाटी छोड़कर नहीं गए थे। हमले के बाद कश्मीरी संगठनों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी छोड़कर जाने की धमकी दी है। जो परसों हमारे साथ हुआ, आज इस घर के साथ हुआ, उन्होंने कुछ नहीं, उनको बोला यहाँ हर जगह सीआरपी डाली, हर जगह पुलिस डाला, यहाँ क्या दिया हमें?
कौन सी सिक्योरिटी है? यही सिक्योरिटी रखी हमें यहाँ। 4 बार ड्यूकॉम के पास गया, डीसी के पास गया, उन्होंने एक बार ये हमारी नहीं सुना, बोला अपने गाँव में बैठो, उधरी मारो, उधरी करो अपना काम। इसलिए आज हमें ये देखना पड़ा। वैसे केंद्र के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में कोई कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर नहीं गया है। 2019 में घाटी में 6,432 कश्मीरी पंडित रहते थे और 2022 में 6,514 परिवार रह रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट कर परिवार के साथ संवेदना जताई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर केंद्र को निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, शोपियां की लक्षित हत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ। मृतक के परिवार के प्रति संवेदना। भारत सरकार एक शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करती है, जिसके सर रेत के नीचे गहरा दब जाता है। दिल्ली के सामान्य हालत के दावे की तलाश में जम्मू कश्मीर का हर निवासी बलि का बकरा बन गया है। शोपियां में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी अलबदर से जुड़े हुए एक छोटे आतंकी संगठन ने ली है। अगर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की हम माने तो जिस तरह के इनपुट्स अभी हाल फिलहाल में मिल रहे हैं और जिस तरह से असला बारूद सीमा पार से भारत में धकेला जा रहा है, उससे ऐसे ही लगता है कि आने वाले दिनों में हिंसा का जो स्तर है वो कश्मीर घाटी में उसका इजाफा होने वाला है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजस्थान से खबर, जहां जालौर में अनुसूचित जाति के छात्र की पिटाई का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है और यहां पर सवालों के घेरे में गहलोत सरकार आ गई है। कांग्रेस के ही एक विधायक ने अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस्तीफा दे दिया। कुछ पार्षदों के भी इस्तीफे की खबर है। जालौर की घटना को लेकर 12 अटरू से विधायक पानाचंद मेघवाल सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसके मटके से पानी पीने के नाम पर उसकी पेट की हत्या की जाती है। दलित समाज के व्यक्ति को वार्ड पंच से लेकर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक का मौका दिया गया, लेकिन आज दलित समाज का लोग जो शोषण हो रहा है वो असहनीय है। उस भावनाओं को ध्यान रखते मेरी अंतरात्मा में आज इतना जुनून है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो सम्मान मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन की वजह से मिला है, आज उस सम्मान में उस सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरी ओर सियासत को गरमाते देख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ मंत्रियों की टीम को तुरंत जालौर रवाना कर दिया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे। मामले को SC/ST कानून के तहत लेते हुए शिक्षक की गिरफ्तारी भी हुई है और परिवार को मुआवजा दिया गया है। पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो आरोपी हैं वो कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हों और वो कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और कोर्ट में जल्दी सुनवाई करवा के और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए हैं, उसके अलावा 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर सोनिया जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनको आज ही देगी। दूसरी ओर सचिन पायलट भी तुरंत जालौर पहुंच गए। लेकिन जो घटना हुई है उसका संज्ञान लेकर उसको उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी और भविष्य में खासकर हमारे दलित आदिवासी समाज के लोग, भाइयों बहनों को, परिवारों को ऐसा ना लगे कि उनके लिए जो हम लोगों ने प्रावधान करे हैं वो कहीं कमजोर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी होगी तभी तो लोग बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रकार की घटनाओं से बहुत मनोबल कमजोर होता है, लेकिन हम सब साथ खड़े हैं दलित समाज के और उन सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो मदद है, सहायता है, सहयोग है, वो भी हम लोग करवाएंगे। जालौर में दलित वोट बैंक अहम है, इसलिए बीजेपी कोई मौका नहीं चूक रही है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव सिर्फ 1 साल दूर है। घटना राजस्थान के अंदर हर रोज हो रही है और हर रोज इसलिए हो रही है क्योंकि बार बार जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है वो जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं निभा रही। गहलोत साहब ने जालौर की घटना पे क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो छोटी सी बात है, कन्हैया की गर्दन काट दी गई। गहलोत साहब कहते हैं ये तो साधारण हत्या है। तो इनके लिए बड़ा मामला कौन सा है? जाहिर है इस घटना से पूरा राजस्थान हिल गया है। समाज में अब भी चली आ रही कुरीतियां और रूढ़िवादी परंपराओं से राज्य शर्मसार हुआ है। एक दलित बच्चे की पिटाई और मौत सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पानी मटके से पिया जो स्वर्ण जातियों के लिए था। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और इस मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने सचिन पायलट से बात की और इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान जो है, आप कहें तो अलग अलग रीजन से या फिर गलत रीजन से, गलत कारणों से, अलग अलग कारणों से एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछले दिनों उदयपुर में देखने को मिला था और इस बार जो है जालोर में देखने को मिला है। एक 9 साल के बच्चे के साथ एक विशेष जाति से आने की वजह से पानी का मटका छू दिया तो उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। पाली में एक व्यक्ति ने मूंछ रख लिया, वो भी एक विशेष समुदाय से था, तो उसकी मूंछ कटवा दी गई। और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ सचिन पायलट हैं, और क्योंकि वो जालोर से वापस लौट ही रहे हैं तो सीधे उनके पास चलते हैं। सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आप जालोर से लौट रहे हैं। राजस्थान जो है अलग अलग रीजन से या कहें गलत कारणों से एक बार फिर सुर्खियों में, और ये घटना जो आप वहां से देख करके आए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों के बारे में बताएं और जो आपने महसूस किया है। ये बहुत ही दुखद घटना थी। एक मासूम बच्चे को उसकी पिटाई करी गई और वो जो एफआईआर लिखी है उसमें लिखा गया है कि वो क्योंकि दलित समाज से था और वो मटके से पानी पीना चाह रहा था तो इसीलिए मास्टर ने उसकी पिटाई करी और उस कारणवश उसकी मौत हो गई। बहुत ही एक दुखद घटना है और बहुत झिझोड़ने वाली है। मैं आज परिजनों से मिला हूँ, उसके पिताजी से, उसके दादाजी से, और पूरा परिवार बड़ा सदमे में है, दुखी है, सहमा हुआ है। सरकार ने उस मास्टर के खिलाफ केस रजिस्टर किया है, स्कूल की मान्यता को रद्द किया है, कुछ आर्थिक मदद भी दी है। लेकिन मुझे परिजनों ने बताया कि जो बच्ची की लाश वापस आई अहमदाबाद से, फिर रात को 9 बजे के बाद उसका दाह संस्कार किया गया और परिजनों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। और मैं समझता हूँ इसमें पुलिस ने ज्यादती करी है और कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए उन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने परिजनों को इस तरह मारा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बात स्पष्ट है कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो इस देश की आजादी के 75 साल के बाद भी आज अपने आप को समझते हैं कि वो पूरे भागीदार नहीं है हमारी स्वतंत्रता में और हमारे इस गणतंत्र के अंदर। और वो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर आज में दिख रहा था। मैं समझता हूँ कि प्रशासन और पुलिस सिर्फ कानून बनाकर या धाराएं लगाकर काम नहीं बनेगा। सरकार का इकबाल लोगों के जहन में बना रहना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, हमारे साथ कोई अगर अत्याचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये विश्वास कायम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपने कहा कि सरकार का इकबाल होना चाहिए। यहाँ पे आप ही की सरकार है, इसका मतलब आपकी सरकार का इकबाल नहीं रहा? ये सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जा रहा है। और मैं जब विपक्ष में था तब भी इस बात को बोलता था और आज भी हम सरकार में हैं। लेकिन जो घटना है, जो अन्याय है, जो अत्याचार अगर हुआ है तो उसके खिलाफ तो बोलना चाहिए। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमें जो सिस्टम जो है उसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। ये बात आज सिर्फ इस मासूम बच्चे की नहीं है। बात ऐसा है कि जो वातावरण बना है कि बिना खौफ के अगर मैं कुछ कार्रवाई करूं और मेरे को डर ही ना हो कि कानून मेरे पे कुछ कार्रवाई करेगा, कल मैं दलित आदिवासियों पे कुछ भी कर सकता हूं, ये मानसिकता के खिलाफ हमको पराजय करनी पड़ेगी। और इस मानसिकता को पराजित करने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। और सामूहिक कार्य है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन इस घटना से पूरे देश में एक निश्चित रूप से एक नकारात्मक हम लोगों को एक महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने आज आंसू पहुंचने का काम किया है, दुख बांटने का काम किया है और उनको विश्वास दिलाया है कि जितना हमारे में शक्ति है, ताकत है, उसके साथ काम करके उनको न्याय दिलाएंगे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो कभी भी। क्या आपको लगता है कि जैसा आपने कहा कि प्रशासन सोचता है कि ये किसी एक विशेष जाति से आता है तो यहाँ पर सब कुछ चलेगा? अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है, कोई दलित जो है बारात में घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको उतार दिया जाता है, पाली में किसी ने मूंछ रख ली तो उसकी मूंछ काट दी जाती है। तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं राजस्थान में? क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सामाजिक असर है, या पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है जो आप अभी तक नहीं कर पाए? ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जी। अभी थोड़े दिन पहले पाली जिले में एक नौजवान को मार दिया गया क्योंकि उसने मूछें रखी थी और वो मूछें रखने नहीं दी गई क्योंकि वो दलित समाज से आता है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, हम बाद में जो मर्जी एक्शन लें, लेकिन ये वातावरण निर्मित कैसे हो रहा है, ये पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दलितों को करोगे या करोगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और ये कहना भी नाकाफी है कि बाकी राज्यों में भी ऐसा होता है।
कहीं भी हो, एक एक जान कीमती है। ये समाज जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, गरीब है, इन लोगों को आज ज्यादा जरूरत है हमारे सहायता सहयोग की, हमारे हाथ की, हमारी मदद की। तो वो हम लोगों को दर्शाना है। सिर्फ कानून बनाना या भाषण देने से या सिर्फ घोषणा करने से पार नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो उनके धरातल पर उनके विश्वास को जीतने का काम हमें करना पड़ेगा। बाकी राज्यों में भी होता है। आप जिस बयान की बात कर रहे हैं वो बयान किसी और ने नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं किसी बयान के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि हमें जो भी कहना है या करना है, सिर्फ हम बातों से बोलेंगे तो अब जमाना बदल गया है। दलित आदिवासी वर्ग के नौजवान भी बहुत जागरूक हैं, सब जानते हैं। तो हमारी जो एक्शंस हैं वो दिखाते हैं कि हमारी नीयत क्या है। हम लोग नेता लोग, हर किसी दल, कोई पार्टी के भी हम बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन लोगों का इकबाल जीतने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमें धरातल पर डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस घटना से कम उसके परिवार वालों को संतुष्ट हमें करना चाहिए और उनको हमने मदद करी। सरकार ने निश्चित रूप से आर्थिक मुआवजा भी दिया है, उसको अरेस्ट भी किया है, डिटेन किया है, लेकिन वो आज डरे हुए हैं, उनको सुरक्षा, अपनी जान माल की चिंता है। तो मैंने आज आश्वासित किया है पूरी सरकार की तरफ से भी कि उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी और उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। इस प्रकार की बात मैंने उनको बोली है परिजनों को। दलित समाज ने पिछले चुनाव में आपको भर भर के वोट दिए। 2013 के मुकाबले 2018 में आपका प्रदर्शन SC/ST की जो सीटें हैं उस पर काफी अच्छा रहा। आपको लगता है कि इन सब घटनाओं से इस पर असर पड़ सकता है अगले चुनाव में? बात सीटों की नहीं है, बात आरक्षण और बात चुनाव हार जीतने की नहीं है। बात यह है कि जिस जनता के प्रति हम लोग अपने आप को समर्पित कहते हैं, उनको हमेशा लगना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। इस देश और समाज में, प्रदेश में न्याय के ऊपर विश्वास लोगों को होना चाहिए। और बात चुनावों की नहीं है मनोरंजन जी, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हमने कुछ बोला है, हमने कुछ वादे किए हैं, तो उसे हमें निभाना चाहिए। ये हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर सरकार को उसको फॉलो करना चाहिए। एक मंत्री हैं पंचानन मेघवाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो किस बात से नाराज हैं? क्या माने इस बात को कि काफी नाराजगी है इस घटना के बाद? नहीं, पानाचंद जी मैं जानता हूँ, वो दूसरी बार के विधायक हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा की प्रस्तुति करी है मुख्यमंत्री जी को, स्पीकर को। मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी है। वो निश्चित रूप से आहत होंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। इस पर भी पार्टी में हम लोग चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्यों कदम उठाया, उसको हम कैसे उनसे बात करके इस मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली वो दलित समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं उत्तेजित होंगे और अपने आप को असहाय महसूस करते होंगे, जैसा उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया होगा। सचिन, आपको याद दिलवाना चाहूंगा डेल्टा मेघवाल की घटना का। जब वो प्रकरण हुआ था उस वक्त आप लोगों ने काफी आंदोलन किया था, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, खूब बवाल मचाया था आप लोगों ने उस बार, और अब की घटनाएं आपके सरकार के होते हो रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है मनोरंजन जी, डेल्टा मेघवाल का जब प्रकरण हुआ था तब हम लोग विपक्ष में थे। उस पूरे जोर शोर से हमने इस बात को उठाया था। हमने दलितों को, उनकी चेतना को जगाया, उसको न्याय दिलाने के लिए अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ी थी। और क्योंकि आज हम सरकार में हैं, सिर्फ इसलिए दलितों की बात ना करें ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ। न्याय दिलाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे, पूरी पार्टी, पूरी सरकार से जो भी हमें कराना होगा करवाएंगे। लेकिन समाज के लोगों को लगना चाहिए कि हम सत्ता में हो या ना हो, हम उनके साथ खड़े हैं। और इसी विश्वास को पैदा करने के लिए आज मैं उनके आंसू पोंछने के लिए गया था और इनकी हर लड़ाई, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहूंगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे इसके लिए अपनी ही सरकार से क्यों ना लड़ना पड़े, क्या मैं सही समझ रहा हूं? सरकार भी जो मैं कहता हूँ वही बात बोलती है। सरकार गलत तो नहीं बोल रही है। सरकार भी चाहती है कि न्याय मिले, लेकिन अति शीघ्र मिले और संतोषजनक मिले और जो परिवार चाहता है उसके अनुरूप मिले, ये हमारी कोशिश है। उदयपुर और अब आज की जो घटना है, जो अभी जालोर की घटना हुई है, क्या इसके राजनीतिक मायने निकल सकते हैं अगले चुनाव में? जिन लोगों ने हमारे को भरपूर समर्थन दिया था, हमसे अपेक्षा रखते हैं, खासकर हमारे आदिवासी भाई, दलित, किसान वर्ग, नौजवान, और उन सबकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं, उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो लोग हमसे इतने खुश नहीं रहेंगे अगले चुनाव तक। सचिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। और आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि आपने बड़े ही साफगोई से अपनी बात रखी है, खासकर जहां वैसे जगह से जहां पे कांग्रेस की सरकार है, आप जरा भी नहीं हिचके हैं कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक।
आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। एक तरफ तो हम विकासशील से विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किसी विकासशील देश से भी बदतर व लचर हाल में है। महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जिसमें 2 नवजात मेडिकल सुविधाओं के अभाव में जन्म के साथ ही मां के सामने तड़पकर दम तोड़ देते हैं। उस माँ की मनस्थिति को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह की रही होगी। इतना ही नहीं, माँ की हालत भी ऐसी थी कि मानो किसी गठरी में की तरह एक तरीके से लाद कर 3 किलोमीटर पैदल सरकारी अस्पताल उसको ले जाया जाता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की है। यहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग पिता को उनके बेटे 5 किलोमीटर तक ठेले पर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हुए। ये तस्वीर सवाल उठाती है कि क्या सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। अब आपको विस्तार से महाराष्ट्र के पालघर की जो है खबर बताते हैं कि मोखाड़ा तहसील में मरकड़वाड़ी में गांव तक पहुंचने का जो रास्ता है वो नहीं है, जिसकी वजह से घर में जन्मे बच्चों को मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती और 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म के कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। बच्चों की मौत के बाद बेहाल मां अस्पताल तो पहुंची, लेकिन गठरी की तरह आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह बमुश्किल उन्हें बांधकर 3 किलोमीटर तक अस्पताल पहुंचाया गया है। इससे शर्मनाक हालत स्वास्थ्य विभाग की नहीं हो सकती। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, ये तस्वीरें बहुत दर्द भी पहुंचाती हैं और कई तरह के सवाल भी उठाती हैं। गुस्सा भी आता है कहीं ना कहीं कि किस स्थिति में लोग रहने को मजबूर हैं और उस मां पर क्या कुछ गुजर रही होगी जिसने पैदा होते ही जिसके दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। क्या कुछ यहाँ से खबर सामने आई है? देखिए अदिति, बिल्कुल विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी सुविधाएं हैं उस पर भी सवाल उठाती हैं कि क्या जो ये सुविधाएं हैं ये केवल शहरी भाग तक ही सीमित रह गई हैं। ये जो जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है ये मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। ये पालघर के मोखाड़ा तालुका जहां पर ये महिला रहती हैं वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। 7 महीने की गर्भवती थी और शनिवार के दिन जिसे प्री टर्म लेबर कहा जाता है उसमें वो चली गई और क्योंकि अस्पताल नहीं था या डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, उन्हें जुड़वा बच्चे तो पैदा हुए लेकिन दोनों की जगह पर ही मौत हो गई। उसी समय जो महिला थी गर्भवती महिला, उनके भी लगातार खून बहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती गई, जिसके बाद 3 किलोमीटर तक जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह के वो रास्ते हैं। लगातार बारिश की वजह से वो पथरीले रास्ते पर वो काफी स्लिपरी हो गए थे और लगभग 3 किलोमीटर तक उनके पति और एक शख्स ने उन्हें कपड़े की एक आप स्ट्रेचर की तरफ आप देख सकते हैं, उसे गठरी कह लें या स्ट्रेचर कह रहे हैं, उस तरह की एक बनाकर उन्हें ले गए हैं, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया है। फिलहाल उनका इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं खासतौर पर पालघर और दूसरे जगहों पर जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, बड़े पैमाने में हम देखते हैं कि काफी समय से हम सुन रहे हो भूखमरी की खबर हो या फिर इस तरह से एम्बुलेंस ना पहुंचने की खबर हो, वो इन्हीं जगहों पर लगातार देखने मिलती है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। जरूर जांच की बात की जाती है, कई सारे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है जो अभी हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 7 महीने की एक गर्भवती महिला अपने बच्चों को नहीं बचा सकी और उन्हें खुद अस्पताल ले जाने के लिए इस तरह से कपड़े की गठरी और स्ट्रेचर बनाकर जो स्लिपरी जो फिसलन रास्ते थे पहाड़ों पर, पानी के बीच में से उन्हें लेकर जाया गया है, जिसके बाद उन्हें पहुंचाया गया है। अभी जरूर उनकी हालत स्टेबल है, वो बेहतर हो रही है, लेकिन क्या इसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं अगर जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर नहीं पहुंचे तो प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, और ये बहुत ही शर्मनाक भी है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये स्थिति है। और सिर्फ ऐसा नहीं है जया कि ये मामला महाराष्ट्र तक ही सीमित हो। हमारे देश में ऐसी कई तस्वीरें हम देखते हैं सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के भिंड में भी नजर आया। दबोह इलाके में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बाद परिवार वाले एम्बुलेंस को फोन लगाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। बिल्कुल, मजबूरी में बुजुर्ग के जो बेटे हैं वो एक ठेले पर अपने पिता को रखकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाते हैं, तब जाकर कहीं बुजुर्ग को इलाज नसीब हुआ। ये परिवार काफी गरीब बताया जा रहा है। इस मामले में बीएमओ का कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये वो तस्वीरें हैं जो एक मजबूरी को भी बताती है किस तरह की, साथ ही ये भी बताती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है। 5 किलोमीटर 2 बेटों को अपने पिता को ठेले पर घसीट कर ले जाना पड़ा।
मैं जो लापरवाह लोग हैं उनकी जानकारी करके और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उनके जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए पत्र लिखूंगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये मानवता को बहुत ही मानवता के खिलाफ बहुत ही दुखद घटना है और मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लाके इस पर कार्रवाई कराऊंगा। क्योंकि 108 मेरे डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं रहती, फिर मैं अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराऊंगा। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम तो आपने देख लिया। अब तस्वीर हम आपको ये भी दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस कर्मियों को जो मिलने वाला खाना है, क्या वाकई वो खाने लायक होता है या इतनी खराब स्थिति में होता है कि उसे वो देखने लायक भी नहीं होता। ये सवाल अब काफी बड़ा इसलिए भी हो गया है क्योंकि पहले हमने आपको फिरोजाबाद की तस्वीर दिखाई थी, खबर दिखाई थी, जिसमें मेस के खराब खाने को लेकर एक जवान फूट फूट कर रो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब ताजा तस्वीर आई है मैनपुरी के पुलिस मेस की, जहां जिले के एसपी खुद जब खाने की जांच करने पहुंचे तो वो दाल ढूंढने की उन्होंने कोशिश की और नजर आया सिर्फ पानी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला अभी मौजूद हैं। रवीश, हम लगातार अक्सर हम बात करते हैं कि पुलिस किस तरह से बेरहमी करती है या पुलिस पर कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन जब पुलिस को सुविधाओं की बात आती है तो कई ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं जो बहुत अमानवीय भी लगती है कि उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव होगा, ये सोचा नहीं जा सकता है। सिर्फ खाने की तस्वीरें हम यहाँ पर देखकर हैरान हो रहे हैं कि किस तरह से वो खा सकेंगे। क्या जानकारी यहाँ से मिल रही है, क्योंकि सिर्फ एक जगह से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई रवीश? जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये काफ़ी शर्मनाक तस्वीर है। पुलिस हमारी रखवाली में 12 से 13 घंटे तक काम करती है और फिर उसके बाद में अगर इस तरीके का उसे खाना मिले तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को सोचना होगा इस बारे में। दरअसल फिरोजाबाद की तस्वीर आने के बाद में सोमवार को देर शाम को मैनपुरी के उच्च जो ऑफिशियल्स हैं वो गए और पुलिस मेस में उन्होंने खाना जब चेक किया तो ये पाया कि दाल की जगह पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब पानी में दाल खोजी जा रही थी, इस तरीके से आप कहिए वहाँ पे। और सब्जी की अगर बात करें तो एसपी साहब खुद वहाँ पर बोलते दिख रहे हैं कि इस तरीके की सब्जी खाया नहीं जा सकता है। रोटियों के बारे में खुद उन्होंने कहा कि ये तो कच्ची रोटियाँ हैं और साथ में फटकार लगाते हुए वीडियो उनका वायरल हुआ है। तो इस बारे में खुद जो है वो उसमें बोल रहे हैं कि फिरोजाबाद की घटना आने के बाद में भी आप लोग सुधर नहीं रहे हैं और इस तरीके का खाना दे रहे हैं। आज जब हमने तमाम सारे कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था ऑफ द रिकॉर्ड कि जो कांस्टेबल हैं उनको तकरीबन 1875 रुपये महीने का भत्ता मिलता है, खुराक भत्ता उसको कहा जाता है। तो ये खुराक भत्ता कम होने के वजह से और चूंकि पुलिस के मेस को कोई सरकार की तरफ से कुछ मदद ज़्यादा नहीं मिलती है तो इसी के चलते खाने की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी खराब हो जाती है बीच बीच में। हालांकि उनका ये कहना था कि अब इस मामले में सोचा जाएगा कि खाने की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। जी, खाने की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए और यहाँ पर जिन जवानों को ज्यादा पोषण और न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि न सिर्फ रवीश यहाँ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी बखूबी नहीं निभा पाएंगे तो सुरक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो जाता है। आपसे समझना चाह रहे हैं, फिरोजाबाद की हमने तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद उसमें क्या एक्शन लिया गया? जो जांच की गई थी उसके कुछ नतीजे निकले या वही कि जांच के नतीजे आने बाकी हैं? जी देखिए जया, वो जो कांस्टेबल रोते हुए दिखा था खाना लेकर, उसको एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। बजाय इस पूरी व्यवस्था को सुधारने के बजाय कांस्टेबल पर ही जो है वो कार्रवाई की गाज गिरते हुए दिख रही है। उसको लंबी छुट्टी पर भेजा गया, उसके बाद में एक जांच की टीम गठित की गई सीओ के नेतृत्व में, लेकिन अभी तक उस जांच की रिपोर्ट हम लोगों के सामने नहीं आई है कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। अक्सर होता यही है जया कि जब भी कोई कांस्टेबल इस तरीके की शिकायत करता है तो उच्च अधिकारी उसी के ऊपर में कार्रवाई कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसको दिमागी तौर पर असंतुलित बताने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में भी खाने की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है, ना कि जो खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए खुद उसके ऊपर में कार्रवाई करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, वो भी यूपी पुलिस जो कि देश की सबसे बड़ी पुलिस है, तकरीबन 3 से 3.5 लाख लोग कार्यरत है, तो ऐसे में खाने के ऊपर में खास तौर पर ध्यान देना होगा सरकार को, तभी पुलिस से आप अच्छे काम की और बेहतर काम की आप उम्मीद कर सकते हैं।
बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया रविश इस तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं तो अब सरकारें इस मामले में संज्ञान लेगी और खासकर यूपी में इस बात पर ध्यान दिया जाए कि खाने की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और अब बात करते हैं किस तरह से चाइनीज मांझा जानलेवा हो रहा है। दिल्ली में इस साल चाइनीज मांझे से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग हादसों में घायल भी हुए हैं, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको ये भी बता दें कि चाइनीज मांझे पर पाबंदी लगे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके धड़ल्ले से ये मांझा बिक रहा है और इसी तरह से लोगों की जानें जा रही हैं। मनोज कुमार चौहान अपने 26 साल के बेटे अभिषेक की शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीते रविवार को दोपहर में उन्हें पता चला कि मानसरोवर पार्क इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उनके बेटे की गर्दन कट गई है और उसकी मौत हो गई है। अभिषेक उस वक्त स्कूटी से किसी काम से शालीमार गार्डन जा रहा था। उसे एक दोस्त ने जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन घर वालों के मुताबिक इलाज मिलने में इतनी देरी हुई कि उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डॉक्टर से कहता है मेरा इलाज करो, इशारे से करके इशारा करते रहा, हाथ से मेरा इलाज करो, एक हाथ से करके किसी डॉक्टर ने नहीं सुनी। जीटी हॉस्पिटल में लापरवाही कारण मेरे बच्चे की जान चली गई। कह रहे जी ना उनको ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट नहीं करने के बाद कहते इसका पोस्टमार्टम कह रहे पुलिस बुलाओ, पहले पुलिस इसकी वेरिफिकेशन करेगी ये क्या हुआ क्या नहीं। उनको पहले पुलिस की पड़ती है, आदमी को बाद में बचाते पहले पुलिस को भूलते हैं। 32 साल के नरेंद्र 8 अगस्त को तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के पास से बाइक से गुजर रहे थे, तभी उनकी गर्दन चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। पुलिस के मुताबिक वो बाइक से नीचे गिरे और फिर किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में ना तो पतंग उड़ाने वाला गिरफ्तार हुआ और ना ही वाहन से कुचलने वाला। नरेंद्र जोमैटो में डिलीवरी बॉय थे। मूल रूप से औरैया के रहने वाले नरेंद्र के 2 छोटे बच्चे हैं। इन लोगों ने कोशिश करी, एम्बुलेंस को बुलाया, 1 घंटा हो गया, नहीं आ पाई। कैसे न कैसे करके एम्बुलेंस आई तो उसको हॉस्पिटल ले गए। क्या ये तो सर पीछे से गाड़ी वाले ने मारी होगी, या तो बाइक तो मार नहीं सकता, बाइक में इतनी आ नहीं सकती ताकत, पीछे से किसी गाड़ी वाला मार के चला गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, गाड़ी में गया था वो उससे गाड़ी तो चल ही रही थी भाई साहब, चलते हुए में टक्कर मारी है किसी पीछे वाले ने। तो मांझा का कोई रोल नहीं, मांझे का कोई रोल नहीं है, वो किसी ने वीडियो बना के झूठी अखबार पे फैलाई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल चीनी मांझे से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 जुलाई को हैदरपुर फ्लाईओवर पर कारोबारी सुमित रांगा की मौत हो गई, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। 7 अगस्त को तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पर नरेंद्र की मौत, कोई गिरफ्तार नहीं। 11 अगस्त को शास्त्री पार्क इलाके में 35 साल के बाइक सवार विपिन की मौत, उसमें भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। 14 अगस्त को मानसरोवर पार्क इलाके में 26 साल के अभिषेक चौहान की मौत, फिर कोई गिरफ्तारी नहीं। इसके अलावा भी कई लोग चाइनीज मांझे से घायल हो चुके हैं, दर्जनों पक्षी भी शिकार हुए हैं। जानकार कहते हैं कि ये मामले इसलिए नहीं सुलझ पाए क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल होता है कि पतंग कहां से उड़ी। इस बारे में ना सरकार ने अभी कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, ना इसके बारे में कोई कानून है। हाँ, इसके सोर्स पर रोक लगाई जा सकती है, जो कि अभी तक सरकारों ने रोक नहीं लगाई है। उनको वक्त रहते और लोगों की जान ना जाए, इंजरी ना हो, उनको तुरंत इस बारे में जागना चाहिए। कोई नोटिफिकेशन या कोई एक्ट, कोई ऐसी धारा के तहत इसको रोक लगाई जाए। चाइनीज मांझे पर 2017 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस छापेमारी कर इन्हें बेचने वालों को पकड़ भी रही है, लेकिन फिर भी बिक्री जारी है। नैलॉन मांझे और सिंथेटिक मांझे को ही उसने 1999 में बैन करा था, बट रिपोर्टिंग जो हो रही है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन पैदा इसको लेकर हो गया है कि व्हाट इज चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझा जो हमारा पिटीशन में प्ली थी वो ये थी कि सिंथेटिक और नैलॉन मांझा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जो अनब्रेकेबल है, डेट इज नोन एज चाइनीज मांझा, अनफेमसली नोन एज चाइनीज मांझा, इनफेमसली। बट जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें यह है कि ग्लास कोटेड मांझा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज चाइनीज मांझा, जिसका बेनिफिट ये नैलॉन मांझा मेकर्स ले रहे हैं और इसी वजह से ये मांझा अवेलेबल है। और अब ये मांझे के नाम से नहीं बेच रहा, ये फिशिंग थ्रेड के नाम से बेच रहा है। पतंग उड़ाने का शौक बुरी बात नहीं, लेकिन पतंग उड़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चाइनीज मांझे का प्रयोग न हो, क्योंकि आपका ये शौक जानलेवा हो सकता है।
और कानूनन गलत भी। दिल्ली में हर साल चाइनीज मांझे से कई लोगों की मौत हो जाती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे आज गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद सुनाए गए 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया है। गुजरात सरकार की दलील ये है कि उन्होंने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई को मंजूरी दी और 15 अगस्त के मौके पर इन सभी 11 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को इन सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी थी और इसको लेकर के जाहिर है सवाल खड़े होने शुरू होंगे। हालांकि सरकार का, गुजरात सरकार का अपना तर्क है और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो कि खुद बैरिस्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब देश में आज़ादी के 75 साल की यौम आज़ादी का अमृत उत्सव हम सब जोश व खरोश से मनाएं और मना रहे हैं, और जिस दिन देश के प्रधानमंत्री तारीखी लाल किले से खड़े होकर अपने भाषण में महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस दिन एक हीनियस क्राइम के सिलसिले में जिन लोगों को कोर्ट ने लाइफ की सजा दी थी और वो बिल्किस बानो का उनका रेप था। आपके देखने वालों के बात समझना जरूरी है कि बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी 5 महीने की, उसका 11 लोगों ने उसका रेप किया और रेप उन लोगों ने किया जो बिल्किस बानो के नेबर्स थे, पड़ोसी थे। बल्कि बिल्किस बानो जो हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, वो भी एक एक्यूज के दुकान से बिल्किस बानो चूड़ियां खरीदी हुई थी। तो बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की उनकी बेटी को उनके सामने सर पर उसके सर को मारकर उसकी हत्या की गई। उनके परिवार के 4 लोगों को भी उनका रेप और उनका मर्डर हुआ। तो एक हीनियस क्राइम के सिलसिले में आप उनका रिमिशन देते हैं। और बाबा, मैं यहां पर बताना जरूरी समझता हूं कि अभी एक संजय गुप्ता नामी IAS ऑफिसर ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की रिमिशन पॉलिसी को ट्वीट किया, जिसमें आप एनेक्शर 1 देखेंगे तो एनेक्शर 1 में बाबा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लोग ग्रुप मर्डर करते हैं, 1, 2 और ज्यादा लोगों का, ये एनेक्शर में .4 है। और उसी में अगर आप देखेंगे तो उस एनेक्शर में .4 में D देखिए, प्रिजनर्स कन्विक्टेड फॉर मर्डर विद रेप और गैंग रेप, इनको रेमिशन मिल ही नहीं सकता। ये तो गुजरात गवर्नमेंट का खुद पॉलिसी है। अब ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पेसिफिकली कहा था कि इनको दे दो रेमिशन। तो ये पूरे के पूरे लाइफ सेंटेंस है, रेप का, मर्डर का इन पर चार्ज कायम हो चुका है और गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी के खिलाफ इनको इस तरह का रेमिशन दिया जाता है। तो क्या पैगाम हम दे रहे हैं? तो मेरा मानना यह है कि गुजरात की सरकार भाजपा की सरकार है और वो एक समुदाय की ताईद में हमेशा रही है। अरे तुष्टीकरण भाजपा बड़ी बोलती है, तो इससे बड़ी तुष्टीकरण की मिसाल और क्या हो सकती है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इज्जत की बात करते हैं, और यहां पर बिल्किस बानो जिसका गैंगरेप हुआ, जिसके पड़ोसियों ने उसका गैंगरेप किया, उनको आप छोड़ देते हैं रेमिशन के नाम पर। तुष्टीकरण तो सर अल्पसंख्यकों का होता है, बहुसंख्यकों को के लिए तो मिठाई बांटी जा रही है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये सच्चाई में तुष्टीकरण ये हो रहा है कि जिस महिला को सालों लड़ना पड़ा, जिस महिला को इंसाफ के लिए गुजरात से बाहर केस उसका लड़ा गया, जिसके पति ने एक दीवार की तरह अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर अपनी पत्नी के इंसाफ की लड़ा, आप बताइए कि क्या पैगाम दे रहे हैं? जो प्रेग्नेंट थी 5 महीने की, पड़ोसियों ने उसका रेप किया, उसकी बेटी 3.5 साल की बेटी की हत्या की गई, उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया गया। और बाबा, ये हम भूल जा रहे हैं कि उन पुलिस वालों को भी सजा हुई
जो बिल्किस बानो की मदद नहीं कर रहे थे, उन डॉक्टर्स को सजा हुई जो एविडेंस को छुपा रहे थे। तो देश के प्रधानमंत्री भाजपा पूरे देश को क्या पैगाम दे रही है? इससे बात साबित होती है कि वो जो बात करते हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट की, और खास तौर से राखी के दिन एक नहीं कई मुस्लिम महिलाओं को बुला बुलाकर उनके हाथ से राखी बंधवाई गई, बुर्का पहने भी थी, सब झूठ है। आप सिर्फ भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और भाजपा उन लोगों को इनाम दे रही है रेमिशन पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करके, जिन्होंने एक महिला का इस तरह से बर्ताव किया, एक परिवार की हत्या की और रेप किया। जो केंद्र की भी नीति है सर, वो मैं आपको मालूम होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूं कि रेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ है केंद्र सरकार। बिल्किस रेप कांड के दोषियों की रिहाई केंद्र के नियमों के खिलाफ है। कैदियों को छोड़े लेकिन रेप के दोषियों को नहीं, ये केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र की आजादी महोत्सव रिहाई नीति में रेप के दोषी नहीं आते हैं। अब इसके बाद क्या आर्गुमेंट बचता है गुजरात सरकार के पास, क्योंकि गुजरात सरकार ने कहा कि मैंने राज्य की माफी नीति के तहत इनको रिहा किया है। बाबा, मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना, एक और बात बताना जरूरी समझता हूं। ये कंसिस्टेंट बिहेवियर है भाजपा का। अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट केस में भी आरएसएस के 2 लोगों को सजा हुई थी, उनको भी पेरोल पर छोड़ दिया गया। जब वो गुजरात जाते हैं अपने गांव को, तो उनका दूल्हों की तरह, एक शादी की बारात की तरह उनका इस्तकबाल होता है। तो ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और भाजपा मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करना चाहती है, इसलिए ये सब अपीजमेंट की पॉलिसी भाजपा कर रही है। आप कैसे, अगर आपकी केंद्र की पॉलिसी है तो कहिए ना आपकी सरकार है कि फौरन कैंसिल किया जाए रेमिशन उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाए। ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा, क्योंकि लाल किले से खड़े होकर जब प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो भारत की महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, उनके एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इज्जत की बात कर रहे हैं, कौन सी इज्जत है? ये तो बेइज्जती है पूरे महिलाओं की। और उस महिला की जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसको इंसाफ उसके प्रदेश में नहीं, पड़ोसी प्रदेश में जाकर कोर्ट ने उसको इंसाफ किया, और वहां पर आप इसको इस तरह से छोड़ देते हैं लोगों को। ये गलत है, बिल्कुल जुल्म है। ये नाइंसाफी भी नहीं है, बल्कि जुल्म किया जा रहा है महिलाओं के ऊपर। लेकिन सर आप तो जानते हैं कि अब बीजेपी ने तो ये तो साफ ही कर दिया है कि वो बहुसंख्यकों की राजनीति करेंगे। आप देखिए कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है, साफ है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं बाबा, वो मंत्री ना बनाए, मुझे उसकी इतनी तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि एक पीड़ित महिला को, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, और पड़ोसियों ने किया बाबा। बल्कि एक एक्यूज को तो उसकी दुकान से उसने चूड़ियां खरीदी थी। बीजेपी किसी मुसलमान को मंत्री ना बनाए, मगर जिस मुसलमान महिला की रेप किया जा रहा है उसके खातियों को तो रेमिशन के नाम पर ना छोड़े ना। गुजरात की रेमिशन पॉलिसी के आप खिलाफ डिसीजन लेते हैं, केंद्र की रेमिशन पॉलिसी के खिलाफ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको गुजरात का इलेक्शन जीतना है, आपको वोट चाहिए। आप एक बायस थे एक समुदाय के लिए, इसीलिए आप इस तरह का फैसला लेते हैं। अगर बाबा एक बात बताइए, महाराष्ट्र में भी एक महिला है जिनको 93 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में रुबीना मेमन उनका नाम है। क्या एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की सरकार कमीशन बनाकर छोड़ देगी रुबीना मेमन को? गाड़ी तो उसके नाम पे नहीं थी, वो 17 साल से जेल में है। बाबा, क्या गोधरा के लोग जेल में उनको छोड़ेंगे? क्या वडोदरा सीरियल ब्लास्ट के लोग 14 साल से जेल में छोड़ेंगे उनको आप? आखिर ये पॉलिसी कब तक चलेगी भाजपा की? आप सरासर ये बता रहे हैं कि जहां पर लफ्ज मुसलमान आएगा आप कुछ इंसाफ नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक ही समुदाय से के इंसाफ की, क्लेमेंसी की, रेमिशन की बात करेंगे, और वो भी रेमिशन आपके होम मिनिस्ट्री के उसूलों के खिलाफ है। उसके खिलाफ आपने डिसीजन लिया। ये तो अब क्या इसका कोई कानूनी उपाय बचता है, या फिर हम समझें कि अब ये रिहा हो गए तो अब ये रिहा रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ये फेट अकम्पली नहीं होगा, बल्कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई में महिलाओं से और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत करते हैं, उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, उनके महाफिज हैं,
तो मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट अपील करूंगा कि वो अपनी भाजपा की सरकार को ऑर्डर दें कि अपना रिमिशन डिसीजन को कैंसिल करें और इन खातियों को दोबारा जेल में भिजाएं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप। कल कहेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जामिन करो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए थे इन लोगों को? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता सकते थे कि गुजरात सरकार की रेमिशन पॉलिसी के खिलाफ है, कि जिन्होंने गैंग रेप करके मर्डर किया, जिसने कॉन्स्पिरेसी की, आप बता सकते थे। आपकी रेमिशन कमेटी खुद अपने ही सरकार के उन प्रिंसिपल और होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर डिसीजन लेती है, तो उसको कैंसिल करना चाहिए, इनके रेमिशन को, इनको दोबारा जेल को भिजाना चाहिए वापस। नहीं ओबीसी साहब, आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कहना चाहिए, राज्य सरकार, ये सब तो हुआ नहीं, मतलब राज्य सरकार ने किया नहीं। क्या कोई कानूनी पहलू भी बचता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? क्या कहीं और जाया जा सकता है? बाबा, वो गालिब का शेर है ना कि कौन जिया तेरे जुल्फ के शहर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। जाना चाहिए, बल्कि अब मगर अरे भाई, ये आप ओपन वायलेशन कर रहे हैं। देखिए बाबा, इनकी पॉलिसी है घर तोड़ दो बगैर नोटिस के, कोर्ट को जाओ। खातियों को छोड़ देंगे क्योंकि रेमिशन की पॉलिसी के खिलाफ डिसीजन, आप कोर्ट को जाओ। अरे भाई, उस महिला पर क्या गुजर रही होगी जिनको आपने छोड़कर उनका इस्तकबाल फूल और मिठाई से कर रहे हैं। आप याद रखिए, ये छोटा क्राइम नहीं था, हीनियस क्राइम था। ये पड़ोसी थे बिल्किस बानो के, जो जानते हुए बिल्किस बानो को उसका रेप किया, उसकी बेटी को हत्या की, और आप उनको निकाल रहे हैं। पूरे देश में क्या मैसेजिंग हो रही है कि भाजपा उन लोगों को छोड़ देती है जिसके लिए उनको उनका वोट चाहिए, और उनको नहीं छोड़ेगी जिनके वोट की जरूरत नहीं है। इंसाफ तो खत्म हो गया ना इस पर। इंसाफ की तो बलि लगा दी गई। नहीं तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिर इसका कोई उपाय है? क्या कोई आप कुछ ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे? क्या रास्ता है आगे? नहीं, देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री बोलते कुछ है, भाषण तो बड़ा अच्छा देते हैं, मगर प्रैक्टिकली उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते। वो सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके अल्फाज की अहमियत नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो गुजरात की सरकार कैसे उनके खिलाफ जा सकती है? क्या देश के प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ये बिल्किस बानो का वाकया उस वक्त हुआ जब मैं मुख्यमंत्री था, इसलिए आज उसकी मुझे फिक्र नहीं है? देश की जनता देख रही है, हम देश की जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। और ऐसे कई रेप के विक्टिम, देखिए याद रखिए, भारत में दिन में कई रेप होते हैं महिलाओं के। आप उनको क्या मैसेज कर रहे हैं? क्या उनको पैगाम दे रहे हैं कि कोर्ट सजा भी दे दे तुम्हारे रेप करने वाले को तो सरकार उनको बाद में छोड़ देगी 7-8 साल के बाद, 6-7 साल के बाद? तो 6-7 साल के बाद क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेप की विक्टिम है उसका गम, उसकी तकलीफ खत्म हो जाती है? नहीं होती है। ये तो जिंदगी भर की तकलीफ है। बल्कि जिस बहादुरी से बिल्किस बानो और उनके हस्बैंड ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, उसको तो हमको सराहना चाहिए। बल्कि आज आप उनको छोड़ रहे हैं। क्या ये बिल्कुल ही एक जुल्म पे जुल्म है। ये तो एक अंतिम का सवाल है ओबीसी साहब, आपने कहा कि गुजरात चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। गुजरात प्रधानमंत्री का स्टेट है, होम मिनिस्टर का स्टेट है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या पॉलिटिकली गेन क्या हो सकता है? पॉलिटिकली बहुत बड़ा फायदा होगा प्रधानमंत्री को। माया कोडनानी क्या जेल में है? जेल के बाहर है माया कोडनानी। वो मंत्री थी मोदी जी के जब मुख्यमंत्री थे। बाबू बजरंगी का देख लीजिए आप। मैं तो मिसाल दे रहा हूं ना आपको, अजमेर ब्लास्ट के 2 एक्यूज जिनको कोर्ट ने सजा दी वो बाहर हैं आज। अरे भाई बताइए, हीनियस क्राइम करने वाले रेमिशन पर निकल जाते हैं और जो लोग कुछ नहीं करते यूएपीए में सड़ रहे हैं, 2-2 साल से सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी सही कहा आपने ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। और अब वक्त तो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है कि इन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, अनुसूचित जाति के छात्र की मौत पर अपनों से घिरे गहलोत। दूसरी खबर, बिहार को लेकर अमित शाह की नई रणनीति। तीसरी खबर, महंगाई से जुड़ी हुई, जहां एक और झटका लोगों को लगा है, अमूल और मदर डेयरी के दूध हुआ है महंगा। चौथी खबर, मौत का चाइनीज मांझा अब भी ले रहा है जान। पांचवी और आखिरी खबर बॉक्स ऑफिस से, जहां पर बेरंग आमिर की लाल सिंह चड्ढा।